हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दासगुप्ता एंड वेलकम टू अचीव वर्ल्डली। ये इस चैनल का पहला वीडियो है और इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड होंगे। जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबको हम लोग एकदम बेसिक लेवल से उठाएंगे और एकदम एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे, पीएचडी नहीं करेंगे। हमारा टारगेट कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्विंग होनी चाहिए, आंसर राइटिंग होनी चाहिए और एग्जाम क्लियर करना होना चाहिए। तो हम लोग आज से एनसीईआरटी सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री है, वो भी क्लास 6 की एकदम बेसिक लेवल है। तो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, डेफिनेशंस, बिटवीन द लाइंस चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। यहीं पे इकट्ठे सब कुछ पढ़ने का ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक जाना है और उसके बाद हमें स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ भी मूव करना है। अगर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां मुझसे जुड़ सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए, जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं और अपने अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो ये जो चार सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको अपने हिस्ट्री में किसी भी एक इंसिडेंट के बारे में जानना हो, पढ़ना हो। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, बैटल ऑफ वांडीवाश हो गया, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हो गया, कोई भी। उसमें अगर आप इन चार सवालों को ढूंढते हैं कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था, अगर आपको इन चार सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो आपको फिर कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और आप चीज़ों को आराम से आंसर राइटिंग में बहुत ही ईजिली लिख सकते हैं। मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब आगे मूव करते हैं। अपने इस टॉपिक पे आने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग अगर अतीत की बात करते हैं तो उसके बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं। देखिए, हम लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? एग्जाम में तो पूछता ही है, लेकिन खुद को अप टू डेट रखने के लिए। अप टू डेट किस चीज़ के लिए रखते हैं हम लोग? कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, हमारे इकोनॉमिक में क्या हो रहा है, जियोग्राफी में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे क्या हो रहा है, हमारे पॉलिटी पॉलिटिकल जो सिनारियो है उसमें क्या हो रहा है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम लोग करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं। अब मान लीजिए किसी दिन आप बहुत व्यस्त हो जाएं और उस दिन का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाएं, तो फिर आप पिछले दिन का करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे? अगर आपको पिछले दिन का करंट अफेयर पढ़ना हो तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, पिछले दिन का यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हैं, आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं। तो ऐसे आप पिछले दिन के बारे में जान सकते हैं। यही अगर आपको पिछले 1 साल पहले क्या हुआ था वो अगर जानना हो तो आप किसी से पूछ सकते हैं। अगर उनको याद होगा कि क्या हुआ था तो आपको वो सारी चीजें बता देंगे। ऐसे ही सवाल आता है जब हमें लाखों वर्ष पीछे जाके, हजारों वर्ष पीछे जाके किसी चीज के बारे में जानना हो, फिर हम लोग क्या करें। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में डिटेल में सारी चीजें बताई गई हैं और हम इन्हीं चीजों को एकदम बारीकी के साथ आज पढ़ने वाले हैं। तो सवाल आता है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? देखिए, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हम लोग जिनके बारे में जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो एक क्यूरियोसिटी आती है माइंड में कि उस वक्त के लोग क्या खाते थे, उस वक्त के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, उस तरह के लोग, उस टाइम के लोग किन तरह के घरों में रहते थे। तो ये सारी चीजें अतीत में जाके जानी जा सकती है। जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे, तो ये सब जाना जा सकता है। फिर हमें जीवन शैली या जीवन के बारे में भी, उस वक्त के लोगों के जीवन के बारे में पता चल सकता है। जैसे हंटर्स, जिनको कि आखेटक या शिकारी भी कहते हैं। हर्डर्स मतलब पशुपालक, फार्मर्स कृषक, रूलर्स मतलब शासक, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी, प्रीस्ट मतलब पुरोहित, शिल्पकार क्राफ्ट्स पर्सन, कलाकार आर्टिस्ट, संगीतकार मतलब म्यूजिशियन,
या फिर साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक इनके जीवन के बारे में भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं कि इनकी जीवन शैलियाँ कैसी होती थी, ये लोग किस तरह का जीवन जीते थे। तो ये सब चीज़ हम लोग अतीत में जाके जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट हम लोग और क्या जान सकते हैं देखिए, उस वक़्त के लोग कौन से खेल खेला करते थे। आजकल के बच्चे पबजी खेलते हैं, उस वक़्त के बच्चे कौन-सा खेल खेलते थे, ये भी हम अतीत में जान सकते हैं। वो कौन-सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या कौन से गीत गाते थे। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे। ये सारी चीज़ें हम लोग अतीत में जाके जान सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंडिया का मैप है और फिर हमारे पास जो सवाल आता है कि लोग रहते कहाँ पे थे। हम लोगों ने ये तो जान लिया कि हम लोग क्या-क्या जान सकते हैं। अब जो नेक्स्ट सवाल आता है वो होता है कि लोग रहते कहाँ पे थे। देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी है, तो टोटल 5 जगहों के बारे में दिया गया है। तो हम इन 5 जगहों को अच्छे से पढ़ेंगे और जो बाकी जगह हैं जैसे-जैसे हम लोग क्लासेस में या चैप्टर्स में मूव करते जाएँगे, बाकी जगहों के बारे में भी डिटेल में पढ़ते जाएँगे। तो अभी जितने जगह दिए गए हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। पहला जो जगह दिया गया है, वो है नर्मदा रिवर। फिर दूसरा जगह नॉर्थ वेस्ट में किर्थर और सुलेमान रेंज। तीसरा जगह नॉर्थ ईस्ट मेघालय में गारो हिल्स और विंध्यन रेंज में जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि विंध्या के नॉर्थ में चावल के साक्ष्य मिले हैं, राइस। फिर जो चौथी जगह है वो है इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, ब्यास नदी हो गई, रावी नदी होगी और सतलज हो गई। और जो पांचवी जगह है वो है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सोन। तो हम इन 5 जगहों के बारे में आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आगे मूव करने से पहले यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग सी बात आपको बता दूं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये जो नर्मदा नदी है, ये यहाँ ओरिजिनेट होती है और ये वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। वेस्ट की तरफ फ्लो होके अरब सागर में जाके गिरती है। और ऐसे ही ये जो ताप्ती नदी है, ये यहाँ ओरिजिनेट होती है और ये भी वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। और जो बाकी नदी आप देखेंगे वो ईस्टवर्ड फ्लोइंग है। गंगा हो गई, देखिए वो ईस्ट फ्लो हो रही है, ईस्ट में फ्लो हो रही है। महानदी हो गई, ईस्ट में फ्लो होके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर रही है। गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग है। पेन्नार ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कावेरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आपसे ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही आराम से पूछा जा सकता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है। तो जो पहली नदी है वो है नर्मदा रिवर और जो दूसरी है वो है तापी रिवर या ताप्ती रिवर। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये चीज आपको याद रखना है। देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आपका होमवर्क है कि नर्मदा और ताप्ती रिवर ओरिजिनेट कहाँ पे होती है। ओरिजिनेट कहाँ पे होती है ये आपको खुद से पता करना है और पता करके कमेंट में लिख के बताना है ताकि मैं भी देख पाऊँ कि आप लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं साथ में। देखिए ये जो टॉपिक है, वेयर डिड पीपल लिव, तो पहला हो गया नर्मदा रिवर। तो लोग कहाँ रहते थे, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। देखिए पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स। मतलब लाखों वर्षों से लोग इस नदी के तट पे रह रहे हैं, किनारे रह रहे हैं। देखिए जो अर्लीस्ट पीपल थे वो इस नदी के किनारे रहते थे, जो कि खाद्य संग्राहक होते थे। अभी हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल्ड गैदरर्स। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा ये चीज, ये लोग स्किल्ड गैदरर्स थे, कुशल संग्राहक थे।
अब स्किल्ड गैदरर्स का मतलब क्या होता है, या संग्राहक का मतलब होता है कि पीपल हु गैदर्ड देयर फ्रूट। मतलब देखिए, ये नदी नर्मदा नदी है मान लीजिए, और इसी के किनारे जो लोग अर्लीस्ट आरंभिक मानव जो थे यहाँ पे रह रहे थे। तो मान लीजिए ये आसपास में कोई जंगल है, कोई फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे आसपास कोई जंगल है। तो ये लोग इस जंगल में जाते थे और अपने खाने पीने की जरूरत के सामान को इकट्ठा करते थे, संग्रह करते थे और अपने पास रखते थे। और जब इन्हें भूख लगती थी तो ये इनका फूड रिसोर्स भी होता था। तो इसी वजह से इन्हें संग्राहक या गैदरर कहा जाता है। देखिए, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ठीक है। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स। क्या क्या कलेक्ट करते थे, देखिए, रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह करते थे। देखिए, ये जो लोग रहते थे, ये इन जंगलों में जाते थे और अपने खाने के लिए जड़ें हो गई, रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सब कलेक्ट करते थे और दूसरे भी जंगल के अन्य उत्पादों को कलेक्ट भी करते थे। तो इसीलिए इन्हें गैदरर कहा गया है या संग्राहक कहा गया है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। ठीक है। और जो अब जो दूसरा जगह है जो हम लोगों ने मैप में देखा, वो है सुलेमान एंड किरथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी। देखिए, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगैन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8,000 ईयर्स एगो आर लोकेटेड हियर। अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा कि कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे रह रहे थे और वो लोग कुशल संग्राहक और शिकारी थे। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो लोग सुलेमान और किरथर हिल्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ आसपास जो रहते थे सुलेमान और किरथर हिल्स के, अब वहाँ 8,000 साल पहले जो लोग हैं वो क्रॉप्स ग्रो करने लगे हैं, अनाज उपजाना आरंभ कर दिया। और कैसे अनाज उपजाते थे? व्हीट मतलब गेहूं, बार्ली मतलब जौ। तो ये देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सुलेमान किरथर हिल्स के पास लोग अनाज उपजाते थे। कौन से अनाज? व्हीट, बार्ली। कब? 8,000 साल पहले। ठीक है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। पीपल ऑल्सो बिगैन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल। अब ये जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, इन लोगों ने पशुओं को पालतू भी बनाना शुरू कर दिया था। और कैसे? भेड़, बकरी और कैटल मतलब गाय बैल जैसे कैटल को भी ये लोग पालतू बना के अपने पास रख रहे थे। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। दे लिव्ड इन विलेजेस। ये लोग गांव में रहते थे। इस चीज को समझते हैं। देखिए, अगर ये लोग जो थे फसल उपजा रहे थे, पशु पाल रहे थे, तो मान लीजिए ये ये जो एक एरिया है भूमि का, लैंड का, यहाँ पे ये लोग फसल उगा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे गेहूं, जौ जैसी फसलें ये लोग उपजा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग यहाँ पे फसल मतलब जो सीड होता है, बीज डाल के ये लोग यहाँ से मूव कर जाएंगे कहीं और। ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा बिल्कुल भी ये लोग नहीं करेंगे। तो मान लीजिए ये लोग यहाँ पे अपने बीज डाल रहे हैं फसल उपजाने के लिए, तो ये लोग आसपास ही कहीं रहेंगे। इन ये लोग आसपास ही कहीं अपना घर बनाएंगे। तो जब आसपास ये लोग अपना घर बनाएंगे, एक जगह पे सेटल होंगे, तो एक गांव का निर्माण होगा। इसीलिए ये कहा गया है कि ये लोग गांव में रहते थे। और जो अभी हम लोगों ने पढ़ा हंटर गैदरर्स के बारे में, और इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा फार्मर्स जो कृषक बन गए थे, लोग अनाज उपजाना शुरू कर दिए थे और पशुओं को पालना भी शुरू कर दिए थे। तो फार्मर और हर्डर जो देख रहे हैं, इन दोनों के बारे में डिटेल में हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब आगे मूव करते हैं। गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट।
एंड दी विंध्यास इन दी सेंट्रल इंडिया। हम लोगों ने मैप में देखा जो गारो हिल्स था वो नॉर्थ ईस्ट में है, मेघालय में, और जो विंध्यास है वो सेंट्रल इंडिया में है। दीज वेयर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। तो सुलेमान किरथर हिल्स के पास भी कृषि का विकास हो रहा था, और ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां भी कृषि का विकास जो है साथ साथ हो रहा था। दी प्लेसेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैप में दिखाया था कि जो विंध्यास विंध्यास रेंज था उसके नॉर्थ में चावल उपजाने के साक्ष्य पाए गए हैं। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां। देखिए जो ट्रिब्यूटरी होती है इसका मतलब क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉल रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। देखिए समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए ये आपकी गंगा नदी है और ये सोन नदी आके गंगा नदी में मिल रही है। तो ये जो सोन नदी है ये गंगा नदी की सहायक नदी हो गई या ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट होमवर्क है, हम लोगों ने ट्रिब्यूटरी के बारे में यहाँ पे पढ़ा। आपको जानना है कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटरी के बारे में पता कीजिएगा। About 4700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of this river। देखिए इंदस और उसकी सहायक नदियों के पास 4700 वर्ष पूर्व कुछ अर्लीस्ट सिटीज जो फले फूले थे। और हम लोग को ये चीज पता है कि इंदस नदी के पास जो अर्लीस्ट सिटीज थे या आरंभिक नगर जो फले फूले थे उन्हीं को हम लोग इंदस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। इस चीज के बारे में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट जगह हम लोग देखने वाले हैं वो है गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सोन। गंगा तथा इसकी सहायक सोन नदी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कई लाख वर्ष पहले जो लोग आरंभिक लोग थे वो लोग खाद्य संग्राहक और आखेटक थे। वो अपने जंगलों से फूड रिसोर्सेज को इकट्ठा करते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि 8000 साल पहले जो लोग हैं वो लोगों ने फसल उपजाना शुरू कर दिया था। गेहूं और जौ जैसी फसलों को वो लोग उपजा रहे थे और पशु भी पालने लगे थे। फिर हम लोगों ने देखा कि 4700 ईयर्स को मतलब 4700 वर्ष पूर्व जो लोग हैं वो सिंधु तथा उसके सहायक नदियों के किनारे बसने लग गए। और इसे ही हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि उसके बाद क्या हुआ। कि लेटर अबाउट 2500 ईयर्स एगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। 2500 साल पहले जो सिटीज हैं नगर हैं वो डेवलप हुए, विकास हुआ उनका बैंक्स ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मतलब गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो हमें नगर देखने को मिलते हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास एक क्षेत्र प्राचीन काल में मगध जो कि वर्तमान बिहार में है मगध नाम से जाना जाता है। देखिए गंगा के आसपास के क्षेत्र में एक मगध नाम का क्षेत्र था प्राचीन टाइम में, एंशियंट टाइम में, जो कि बहुत बड़ा आगे चल के एम्पायर बना, जिसके बारे में हम लोगों ने सुना है, मगध एम्पायर। ठीक है। इट्स रूलर्स वेयर वेरी पावरफुल एंड सेट अप ए लार्ज किंगडम। जो इसके शासक हुआ करते थे वो बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही शक्तिशाली थे, और उन लोगों ने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। किंगडम्स वेयर सेट अप इन दी अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देश के अन्य अन्य हिस्सों में भी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में तो हमें और दूसरे दूसरे ऐसे किंगडम्स या राज्य भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम लोग मगध एम्पायर की बात करते हैं तो मगध जो एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल एम्पायर जो बना था उसके पीछे एक भौतिक आर्थिक कारक भी हमें देखने को मिलता है। कैसे? मगध के पास मगध का जो आर्थिक आधार था वो बहुत ही मजबूत था।
मगध साम्राज्य का जो केंद्रीय क्षेत्र था वो गंगा मध्य गंगा घाटी के आसपास का क्षेत्र था और वो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था जहां से कृषि अधिशेष उत्पन्न हुआ था और इससे जो है उद्योग व्यापार और नगरीय संरचना का विकास संभव हुआ था। इसके अलावा भी हम लोग देख सकते हैं कि जो मगध एम्पायर जो था, मगध की जो पहली राजधानी थी राजगृह, वो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और वहीं उसकी दूसरी राजधानी जो पाटलिपुत्र है, वो गंगा, गंडक, सोन एवं घाघरा नदियों से सुरक्षित थी और जो ये नदियां हैं, इन नदियों से उस वक्त व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला होगा। मगध के पास प्राकृतिक संसाधन भी बहुत उपलब्ध थे। मगध में तांबे के साथ-साथ लोहे का व्यापक खनिज भंडार था, जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके के वेपन्स जो औजार हैं, उन सब का निर्माण किया जा सका। तो ये कुछ रीजंस थे जिन्होंने मगध को एक पावरफुल एम्पायर बना दिया। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं एक पावरफुल एम्पायर की, तो इकोनॉमी जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। कैसे इस चीज को समझते हैं? देखिए, मगध के आसपास का क्षेत्र, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मध्य गंगा घाटी के आसपास का क्षेत्र था जो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था, तो वहां से बहुत ही बेहतर ढंग से कृषि संभव हुआ था और जब कृषि बहुत अच्छे से संभव हुआ तो उसका जो अधिशेष कृषि अधिशेष मिला वो उद्योग और व्यापार में लगाया गया और उद्योग और व्यापार में जब लगाया गया तो उससे जो है इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हुई, पहली बात तो, और स्टेबल हुई। और अगर इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग है, स्टेबल है, तो आपको पावरफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग कंटेम्परेरी सिनारियो में हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए का। देखिए, यूएसए की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है, स्ट्रांग है, तो वहाँ जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो भी स्टेबल है। ठीक है। और इसी का जस्ट हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान की इकोनॉमी हम सबको पता है कि कितनी पुअर है। ठीक है, इसलिए देखिए वहाँ जो गवर्नमेंट है वो हमेशा क्रैश होती रहती है। इसीलिए कहते हैं जहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी, स्टेबल होगी, वो वहाँ का जो सरकार है, सत्ता है, वो बहुत ही पावरफुल होगा और इसी का एग्जांपल हमें एंशियंट टाइम में मगध एम्पायर के रूप में देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो ये है, व्हाई डू पीपल ट्रैवल? लोग यात्राएं क्यों करते थे? इस चीज को समझते हैं। देखिए, हम लोग आज भी जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं, हम और आप भी ट्रैवल करते हैं। तो ट्रैवल क्यों करते हैं? देखिए, कुछ रीजंस होते हैं हमारे पास। एक तो है टूरिज्म, घूमने के लिए हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट रीजन होता है, जॉब, काम करने के लिए, जॉब के लिए हम लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं या जॉब की सर्च में मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है। फिर आता है ट्रेड, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। फिर आता है रिलेटिव से मिलने जाने के लिए। ये ये कुछ रीजंस हैं, और भी वजह हैं जिनकी वजह से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ये कुछ रीजंस हो गए जो कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताया है कि लोग ट्रैवल क्यों करते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि उस वक्त के लोग, एंशियंट टाइम में लोग क्यों एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। आइए देखते हैं। देखिए, मेन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स। देखिए, यहाँ पे पहला ही जो चीज लिखा है वो काम की तलाश में, लाइवलीहुड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जो पुरुष होते थे और जो स्त्रियां होती थी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। हम लोग आज भी इस वजह से ट्रैवल करते हैं। लोग उस वक्त भी काम की तलाश में, लाइवलीहुड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। और जो दूसरा रीजन ये दिया हुआ है यहाँ पे वो है नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी उन लोगों को ट्रैवल करना होता था। देखिए, इसको समझते हैं। मान लीजिए ये कोई नदी है, ये कोई रिवर है और इसके आसपास कोई सेटलमेंट है जहाँ पे कि लोग रह रहे हैं। अब मान लीजिए इस नदी में बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है इस नदी में, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, अब ये लोग यहाँ पे रह नहीं सकते। अब इनको मूव करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह। तो अब ये जो लोग यहाँ पे रह रहे थे, ये लोग यहाँ से यहाँ पे आके बस जाएंगे। तो ये एक और रीजन है जिस वजह से कि लोग उस वक्त ट्रैवल करते थे। कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक है।
मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विथ कैरावंस और शिप कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो व्यापारी होते थे, मर्चेंट होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह काफिलों में ट्रैवल करते थे अपने साथ कीमती वस्तुओं को लेकर। मर्चेंट्स व्यापारी क्यों ट्रैवल करते थे? व्यापार करने के लिए। वो काफिलों में ट्रैवल करते थे, जहाजों में ट्रैवल करते थे, ताकि एक जगह से दूसरे जगह जाके वो लोग व्यापार कर सके। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। हम लोग आज भी बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। उस वक्त के लोग भी ट्रैवल किया करते थे। रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। जो धार्मिक गुरु होते थे, वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे और शिक्षाएं देते थे। जो मॉन्क्स होते थे उस वक्त के, नन्स होते थे, वो ट्रैवल करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इन 3 पॉइंट में ये समझा कि लोग ट्रैवल क्यों करते थे। पहला हो गया काम की तलाश में, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, उस वजह से लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे। व्यापारी व्यापार करने के लिए ट्रैवल करते थे। धार्मिक गुरु एक जगह से दूसरी जगह शिक्षा देने के लिए ट्रैवल करते थे। तो ये ट्रैवल करने से होता क्या था, अब देखते हैं। ऑल दिस लेड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन पीपल। इन सभी यात्राओं ने इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इस चीज को समझते हैं। देखिए, एक जगह से दूसरी जगह लोगों ने ट्रैवल किया, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई ए जगह है और ये कोई बी जगह है। अब यहाँ का जो आदमी है, एक खास तरीके से पत्थर तोड़ता है, स्टैचू बनाता है, एक खास तरीके से अपना खाना बनाता है। अब ये मान लीजिए इसको ट्रैवल करना हुआ, ये ट्रैवल किया ए जगह से बी जगह। अब बी जगह में ये कोई आदमी रहता है, मान लीजिए ये बी कोई आदमी है, बी वन कोई आदमी है, और यहाँ से ए जो है, ए जगह से जो आदमी आया है वो ए वन है। अब इन दोनों में बातचीत होगा, आपस में ये लोग आइडिया शेयर करेंगे। ये ए जगह से जो गया है वो बी वाले को बताएगा कि मैं ऐसे पत्थर तोड़ता हूँ, बी वाला बताएगा कि मैं ऐसे पत्थर तोड़ता हूँ। तो इससे क्या होता है कि इन दोनों में आइडियाज का शेयरिंग होगा। तो ये लोग एक दूसरे से कुछ सीखेंगे। हो सकता है कि इन दोनों के आइडियाज से कुछ एक नया तरीका इजाद हो, जिससे कि पत्थर तोड़ना और आसान हो जाए। ये फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आइडिया का शेयर होता था लोगों के बीच में। देखिए, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ। कई सौ वर्षों से लोग एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। कौन कौन से विचार थे, देखते हैं। कार्विंग स्टोन, पत्थर को तराशना, जो कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था। पत्थर को कैसे तराशते हैं, लोग एक दूसरे से सीखते रहे हैं। फिर कंपोजिंग म्यूजिक, संगीत रचना। संगीत को रचते कैसे थे, मान लीजिए ए वाला किसी खास तरीके से अपना म्यूजिक कंपोज करता हो, वो बी जगह पे जाए और उसको कुछ नया सीखने को मिले, तो उसको हो सकता है कुछ आइडिया आए कि मैं ऐसे भी तो संगीत को रच सकता हूँ। तो इस तरीके से लोग नई नई चीजें सीखते जाते थे। फिर खाना बनाना भी सीखते थे, भोजन बनाना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि लोग जो है आइडिया शेयर करके लोग नई नई चीजें सीखते थे। देखिए, हम लोग ने पढ़ा किरथर सुलेमान रेंज के बारे में, हम लोग हिमालयन रेंज के बारे में जानते हैं। हम लोग ये प्रायद्वीपीय भारत में समुद्र से घिरे हुए हैं तीनों साइड से। तो ये जो हिल्स होती हैं, माउंटेन्स होते हैं या समुद्र होते हैं, फ्रॉम द फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो उपमहाद्वीप का ये जो हिल है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, ये एक प्राकृतिक सीमा तैयार करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सबकॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। देखिए, लोग जो है इन पर्वतों, पहाड़ों को पार करके आते थे, ठीक है। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। दीज मूवमेंट्स ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। इस चीज को समझते हैं। देखिए,
हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि जो पर्वत है, पहाड़ है या समुद्र है, ये एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। लेकिन लोग जो हैं, इन सब के बावजूद भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल किए हैं। तो इन पहाड़, पर्वत और समुद्र को भी लोग पार करके हमारे भारत में आए हैं, दूसरे-दूसरे देश से। और यहाँ पे आके एक दूसरे के साथ अपना आइडियाज़ शेयर किए हैं, आइडियाज़ का इंटरमिंगलिंग हुआ है, ठीक है? और ये जो आइडियाज़ जो शेयर किए हैं, आइडियाज़ का जो इंटरमिंगलिंग हुआ है, इससे क्या हुआ है कि हमारा जो कल्चर है, वो और एनरिच हुआ है और हमारा जो सांस्कृतिक परंपरा है, वो समृद्ध हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। देखिए, ये जो 3 स्लाइड है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लोग क्यों यात्रा करते थे या ट्रैवल करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, रटने जैसा कुछ भी नहीं है, चीज़ें समझने वाली हैं। ये हम लोगों को भी पता है, लोग ट्रैवल आज के टाइम पे क्यों करते हैं, तो हम लोग रिलेट करके भी ये बता सकते हैं कि उस वक़्त के लोग भी ऐसी-ऐसी चीज़ें करते होंगे। ट्रैवल करने की वजह से क्या होता है, आइडिया शेयर होता है। किस तरीके के आइडिया शेयर होते थे, यहाँ पे देखिए 3 एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। पत्थर तराशना, संगीत रचना, खाना बनाना। ये कुछ आइडियाज़ जो लोग शेयर करते थे। और लोग बाहर से भी आते थे यहाँ पे उपमहाद्वीप में, सब कॉन्टिनेंट में लोग बाहर से भी आते थे। और ये जो आवागमन होता था, इससे हमारा कल्चरल ट्रेडिशन एनरिच हुआ है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, यूपीएससी अगर या आप स्टेट पीसीएस का एग्जाम लिखते हैं मेंस में, तो वहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप किसी आंसर में जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत। इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग स्टडी करते हैं, किसकी, अपने पास्ट की, तो दो चीजें हमारे पास होती हैं। एक तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है और एक होता है लिटरेरी सोर्स, ठीक है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स को हिंदी में पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं और लिटरेरी सोर्स को हिंदी में साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं, ठीक है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमें पिलर्स देखने को मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलती हैं, कॉइन्स देखने को मिलते हैं, बरियल्स देखने को मिलती हैं, एटसेट्रा। लिटरेरी सोर्स में हमें टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, बुक्स देखने को मिलती हैं, एटसेट्रा। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग अपने अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में, इतिहास के बारे में जान सकते हैं। देखिए, अब हमें ये चीज़ें तो मिल गई, तो जो हिस्टोरियन होता है, हिस्टोरियन इतिहासकार जो होता है, उसको एक डिटेक्टिव की भूमिका निभानी होती है, गुप्तचर की भूमिका निभानी होती है, क्योंकि वो हजारों साल पीछे जाके सत्य को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, ठीक? तो हिस्टोरियन जो है, मान लीजिए यहां से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए उसको अर्दन पॉट मिला, अर्दन पॉट मिला, उस पे कुछ चित्रकारी की हुई है। तो कोई एक आम इंसान देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, ये एक अर्दन पॉट है, इस पे कुछ चित्रकारी की है। लेकिन हिस्टोरियन जो है, उस चित्रकारी को डिसाइफर करेगा। डिसाइफर करने का मतलब होता है डिकोड करना, डिकोड करना। मतलब कि उस चित्रकारी का मतलब क्या है, ये वो जानेगा। अब डिकोड करने के बाद उसको कुछ इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, उन इंफॉर्मेशन को वो एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद उसको ये पता चलेगा कि उस वक्त के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किन तरह के घरों में रहते थे। तो ऐसे जो इतिहासकार या हिस्टोरियन है, वो काम करता है। तो अब आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे बस सोर्सेज में 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जिसको कि हम लोग पांडुलिपि कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस, जिसको कि हम लोग अभिलेख कहते हैं, और एक आर्कियोलॉजी या फिर पुरातत्व, जिसमें कि हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। इन तीनों को हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स या फिर पांडुलिपि। देखिए, जो बुक्स होती हैं, पुराने टेक्स्ट होते हैं, उन सबको स्टडी करके हम लोग अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। One is to search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts.
इन्हीं को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है बिकॉज दे वेर रिटन बाई हैंड। ठीक है। देखिए जो लैटिन में जो मैन्यू वर्ड है उसका मतलब होता है हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीनिंग हैंड। ठीक। एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the Himalayas। देखिए यहाँ पे कुछ नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए ये जो लिखा जाता था वो पाम लीफ या फिर ताड़ पत्रों पे लिखा जाता था, और या फिर एक तरीके का स्पेशल पेड़ की छाल होती थी जिसको कि बर्च कहते हैं इंग्लिश में और भुर्ज कहते हैं हिंदी में। उस पे भी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि ये जो बर्च है ये किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से संबंधित है। तो आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स ध्यान में रखना है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखें। देखिए रिवीजन करते जाएंगे आपके दिमाग में चीजें खुद ब खुद बैठती चली जाएंगी। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। देखिए अब ये चीजें ताड़पत्रों पे पाम लीफ पे लिखी मिलती हैं या फिर पेड़ की छाल पे लिखी मिलती हैं, तो इतने सालों बाद, इतने हजारों सालों बाद ये जो ताड़पत्र होते हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो गए हैं। इनको कुछ को कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, कुछ को नष्ट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ऐसी कुछ ताड़पत्र हैं जो हमें मंदिरों में या फिर विहारों में प्राप्त होती है, देखने को मिलती है। ओवर द ईयर्स many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed but many have survived, often preserved in टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, ये हम लोगों ने देखा। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। ठीक है। देखिए ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये बहुत सारे सब्जेक्ट से डील करती हैं। कैसे? रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस। ये जो ताड़पत्र हमें देखने को मिलती है, पांडुलिपियां मिलती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, इनमें उस वक्त कैसी धार्मिक भावनाएं थी, कैसी मान्यताएं थी, या फिर उनको कैसे प्रैक्टिस किया जाता था, इसके बारे में भी जानने को मिलता है। जो राजा होते थे उनके जीवन के बारे में जानने को मिलता है, उनकी जीवन शैलियाँ कैसी थी इस बारे में जानने को मिलता है। उस वक्त का मेडिसिन, मेडिकल साइंस कैसा था, औषधि के बारे में जानने को मिलती है। उस वक्त का साइंस कैसा था, विज्ञान कैसा था, इसके बारे में भी हमें जानने को मिलता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा हमें देखने को मिलती है। बिसाइड्स देयर वेयर एपिक्स, पोएम्स, प्लेस। हमें महाकाव्य भी देखने को मिलते हैं, कविताएं भी देखने को मिलती हैं और नाटक भी देखने को मिलते हैं। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। मेनी ऑफ दीज वेयर रिटन इन संस्कृत। ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी मिलती है बहुत सारी। कुछ हमें प्राकृत लैंग्वेज में भी मिलती हैं, और प्राकृत जो लैंग्वेज था वो ऑर्डिनरी मतलब सामान्य लोगों की, कॉमन लोगों की भाषा थी प्राकृत। और हमें कुछ तमिल लैंग्वेज में भी देखने को मिलती है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अब जो दूसरा सोर्स है वो है इंस्क्रिप्शंस, जिसको कि हम लोग अभिलेख भी कहते हैं। देखिए हम लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ा कि ये ताड़पत्रों पे या फिर भुर्ज या बर्च नामक पेड़ की छाल पे लिखी मिलती हैं, और ये बहुत ही देखिए मुलायम होते थे, इसलिए ये नष्ट हो गए हैं इतने सालों बाद। लेकिन जो अभिलेख होते हैं उनको पत्थरों पर, धातुओं पर कुरेदा जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था, इंस्क्राइब किया जाता था, इसलिए इतने सालों बाद भी हमें देखने को मिलते हैं। We can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metal, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। ठीक। पत्थर हो गए, धातु हो गए, ऐसे कठोर सतहों पर उनको कुरेदा जाता था। समटाइम्स कभी कभी क्या होता था कि किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कभी कभी क्या होता था कि राजा जो है अपने जो ऑर्डर्स होते थे, अपने आदेशों को ऐसे उत्कीर्ण करवा देते थे पत्थर या धातु पे,
जिससे कि जो लोग होते थे उनको पढ़ सके, देख सके और उनका उन ऑर्डर्स का, आदेशों का पालन कर सके। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन द बैटल। देखिए, ये जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, ये युद्ध लड़ते थे। तो फिर ये युद्ध में जब जीतते थे तो उस युद्ध का लेखा जोखा भी ऐसे इंस्क्रिप्शंस में पूरे देते थे या उत्कीर्ण करवा देते थे ताकि लोग उन्हें देख सके। प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक। अब जो थर्ड सोर्स है वो है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व। देखिए, देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स दैट वेयर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। जब अतीत में ऐसी बहुत सी चीजें बनाई गई और यूज की गई, जैसे कॉइन्स, स्कल्पचर्स, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पास्ट में बनाई गई हैं और यूज की गई हैं। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो इन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एक्सकेवेशन करते हैं। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई करना। ये लोग खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद जो चीजें मिलती हैं फिर उन चीजों की स्टडी करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती ही थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। देखिए, कहीं पे खुदाई खुदाई हुई और वहां से कुछ बिल्डिंग निकली, जैसे कि पुराने टाइम में हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन में देख सकते हैं, जैसे ग्रेट बाथ मिला था हमें, ग्रीनरी मिला था, डॉकयार्ड मिला था। तो ऐसे ही कुछ बिल्डिंग्स मिली या बिल्डिंग के रिमेन्स मिलते हैं तो उनको स्टडी करते हैं। पत्थरों या ईंट मिलते हैं तो उनको स्टडी करते हैं। कुछ पेंटिंग मिल गई, चित्रकारी मिल गई तो उसको स्टडी करते हैं। या फिर कोई स्कल्पचर मिल गई, कोई मूर्तियां मिल गई तो उनको स्टडी करते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इन्हीं को अध्ययन करके वो लोग डिसाइफर या डिकोड करते हैं, फिर उनसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। फिर उन इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करने के बाद हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट। एक्सकवेट का मतलब होता है डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, खुदाई करना। टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट या पुरातत्वविद होते हैं वो जमीन के अंदर खोदते हैं और खोदने के बाद उन्हें कुछ उपकरण मिलते हैं, कुछ हथियार मिलते हैं, कुछ घड़े मिलते हैं, कुछ बर्तन मिलते हैं, कुछ ऑर्नामेंट्स या फिर ज्वेलरी मिलती है, आभूषण मिलते हैं या फिर कुछ सिक्के मिलते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए भी छानबीन तथा खुदाई करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन, अदर्स ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल। ये जो चीजें हैं कभी कभी हमें पत्थरों की भी बनी मिलती हैं, कभी कभी हड्डियों की बनी मिलती हैं, कभी कभी बेक्ड क्ले या फिर मिट्टी की बनी मिलती है या फिर धातुओं की बनी मिलती है। तो देखिए, यहाँ से हम लोग क्या आइडिया लगा सकते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि पत्थर की बनी मिलती है और हड्डियों की बनी मिलती है तो हम लोग कह सकते हैं कि कुछ ऐसे औजार मिले होंगे, कुछ ऐसे हथियार मिले होंगे जो कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज को बिलोंग करते होंगे। इन तीनों के बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, ये तीन एज में पत्थरों के उपकरण और हथियार इस्तेमाल होते थे। तो हम लोग इससे इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं कि पैलियोलिथिक एज से कुछ हथियार मिले होंगे, कुछ मेसोलिथिक एज से कुछ पत्थर से बने हथियार मिले होंगे। फिर हम लोग जब आते हैं मेटल्स की बात करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमें आयरन एज से कुछ हथियार मिले हों, या फिर मेटल में कुछ ब्रॉन्ज एज से कुछ कांस्य के बने हथियार मिले हों, या फिर कुछ उपकरण मिले हों, कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हों ब्रॉन्ज से बने हुए। तो यहाँ पे हम लोग एक चेंज को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, बहुत लोगों को हिस्ट्री को पढ़ना ही, कैसे स्टडी करते हैं वही नहीं पता। वो लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट देखते हैं और हम तुरंत रटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हिस्ट्री को रट के ही किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्ट्री को पढ़ने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप चेंज को स्टडी कीजिए। चेंज को स्टडी करने से यहाँ पे मतलब क्या है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अर्ली वैदिक एज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अर्ली वैदिक एज में पॉलिटिकल या फिर पॉलिटिकल सिनारियो कुछ होगा, कुछ राजनीति का कुछ सीन बन रहा होगा अर्ली वैदिक एज में। उस वक्त का कुछ रिलीजियन भी होगा, धर्म भी होगा जो लोग फॉलो करते होंगे।
उस वक्त का समाज कैसा है, या फिर सोशल सोसाइटी कैसी है उस वक्त की। ठीक है, सोशल सिनारियो कैसा है, सोशल सिनारियो कैसा है, ये हम लोग पढ़ सकते हैं अर्ली वैदिक एज में। फिर हम लोग जब आगे मूव करेंगे लेटर वैदिक एज में, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अर्ली वैदिक एज में इन तीनों चीजों को रट लिए, अब लेटर वैदिक एज में वापस आके हम लोग रट रहे हैं, नहीं। अभी हम लोग को ये देखना है कि जो पॉलिटिकल सिनारियो है, वो पॉलिटिकल सिनारियो में क्या चेंजेस आए हैं, अर्ली वैदिक एज में क्या होता था और अब लेटर वैदिक एज में क्या हो रहा है। अगर हम लोग इस चेंज को समझ गए, तो हिस्ट्री में, इतिहास में हमें रटने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग सिंपली चेंजेस को समझते चले जाएंगे और हमारा कंसेप्ट जो है क्लियर होता चला जाएगा। ऐसे ही रिलीजन में, लेटर वैदिक एज में धर्म में क्या परिवर्तन आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, लेटर वैदिक एज में सोशल सिनारियो में क्या चेंजेस आए हैं। अगर हम लोग देख ले अर्ली वैदिक एज से लेटर वैदिक एज में जाते हुए सोशल सिनारियो में क्या चेंजेस आए हैं, अगर हम लोग ये देख ले, तो इतिहास में हमें कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग का काम बहुत आसान हो जाएगा, हम लोग कंसेप्चुअली चीजों को समझते हुए चले जाएंगे। और वैसे भी अगर आप लोग यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेबस इतना ज्यादा बड़ा है, आप लोग कितना रटेंगे। तो कोशिश कीजिए चीज़ों को समझने की, जितना समझेंगे आपके दिमाग में रहेगा और आप आंसर राइटिंग उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। चलिए वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, वो कुछ पत्थर के मिलते हैं, कुछ हड्डियों के मिलते हैं, कुछ मिट्टी के मिलते हैं और कुछ मेटल के मिलते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। देखिए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हार्ड चीज का बना हुआ है, इम्पेरिशेबल सब्सटेंस जो कि जल्दी नष्ट ना हो, खराब ना हो, सड़ गल ना जाए, ऐसे किसी वस्तु से बनी हुई है कोई ऑब्जेक्ट, तो वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव करती है। जैसे कि हम लोगों ने अभी इंस्क्रिप्शन का ही एग्जाम्पल देखा, उसमें क्या है कि धातु और पत्थर पे उत्कीर्ण किया जा रहा था, उत्कीर्ण की जा रही थी चीजें, तो जो कि हजारों साल बाद भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई चीज हार्ड है, इम्पेरिशेबल है, तो वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करती है। फिर आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो हड्डियों को भी ढूंढते हैं, और हड्डियों, इन किसकी हड्डियों को ढूंढते हैं, एनिमल्स मतलब जानवर, बर्ड्स मतलब पक्षी, फिश मतलब मछली, इन सबके हड्डियों को भी वो लोग ढूंढते हैं। क्यों? टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, ये पता करने के लिए कि उस वक्त के लोग क्या खाते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। ठीक है, प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली, जो वनस्पतियों के अवशेष हैं वो बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव हो पाते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं या सड़ गल जाते थे। फिर भी अगर सीड है ग्रेन का, इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड, लकड़ियों के कुछ टुकड़े हैं, वो अगर जल जाते थे तो वो सर्वाइव कर जाते थे चार्ड फॉर्म में, जले हुए फॉर्म में ये लोग सर्वाइव कर जाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन पास्ट और मेनी, अतीत एक या अनेक। देखिए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए हम लोग इस शुरू में पढ़ा कि एक अर्लीस्ट पीपल था जो कि खाद्य संग्राहक था और हंटिंग करता था। तो मान लीजिए वो हंटर गैदरर है और ये इस फॉरेस्ट एरिया के पास में रहता है। वो ये डेली जाएगा इस जंगल में, जानवरों का शिकार करेगा, अपने खाने पीने के फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गए, नट्स हो गए, इन सब चीजों को कलेक्ट करेगा और वापस आ जाएगा। तो ये इसका डेली का काम है, ये डेली ऐसे ही जंगल में जाएगा और वापस आएगा। तो क्या इसके पास इतना टाइम था कि ये अपने इंस्क्रिप्शंस को खुदा पाए या कुछ कर पाए? उसको तो पहली बात नॉलेज ही नहीं थी इन सब चीजों की, और वो इतना बिजी रहता था, इसके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जब देखते हैं किसी किंग के बारे में, किंग अपने पैलेस में रह रहा है, उसके पास इकोनॉमी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो अपनी इंस्क्रिप्शंस भी खुदवा सकता था, उसकी लाइफस्टाइल भी, बाकी जो ऑर्डिनरी जो पीपल होते होंगे या सामान्य लोग होते होंगे जो उसके राज्य में रहते होंगे, उनके जीवन और इसके जीवन में, इस राजा के जीवन में बहुत ही फर्क आ जाता होगा। ठीक है,
तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो पास्ट होता है वो सबका अलग होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है। द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के अलग अलग मायने थे। यहाँ पे कुछ दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको समझते हैं। द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। देखिए, जो फार्मर कृषक होता था और जो पशुपालक होता था मतलब हर्डर, वो मान लीजिए इस जंगल में जा रहा है, अपने लैंड पे जा रहा है, अपने खेत में जा रहा है और फसल बीज डाल रहा है अपने फसल उपजाने के लिए। अब वो डेली इसी खेत में जाएगा, खरपतवार साफ करेगा, पक्षियों को दूर भगाएगा, फसल की देखरेख करेगा और ऐसे उस अपने फसल को उगाएगा। तो क्या इसके पास इतना टाइम है या रिसोर्स है कि अपने अभिलेख खुदवा सके, इंस्क्रिप्शंस खुदवा सके या इसके अपने बारे में कुछ जानकारी दे सके? नहीं है। तो जो सामान्य लोग होते थे हमें उनके बारे में बहुत ही कम पता है, क्योंकि इनके पास ना वक्त होता था ना रिसोर्स होते थे इतने। वहीं दूसरे हाथ पे अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किंग के बारे में देखा, उसके पास इकोनॉमी है, रिसोर्सेज हैं, तो वो लोग अभिलेख खुदवाते थे, अपने ऑर्डर्स लिखवा को लिखवाते थे या फिर अपने जो विक्ट्रीज होती थी, जो युद्ध में जीतते थे, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देते थे। तो हमें इसलिए राजाओं के बारे में ज्यादा पता है। पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स, जो ये दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है, द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वेर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन एंड सो ऑन। देखिए, जो मर्चेंट मतलब व्यापारी होता था, वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करता था और अपनी वस्तुओं को बेचता था या फिर व्यापार करता था। ठीक है। ट्रेडिंग करता था, ट्रेड करता था। और वहीं पे अगर हम लोग शिल्पकार की बात करें तो वो एक जगह पे रुका हुआ है, कुछ मिट्टी के घड़े बना रहा है या फिर कुछ ऑर्नामेंट्स बना रहा है, बीड्स बना रहा है या फिर कुछ खिलौने बना रहा है। तो ये जो दोनों की लाइफ है, एक मर्चेंट की, व्यापारी की या फिर क्राफ्ट्स पर्सन की या फिर शिल्पकार की, इन दोनों के लाइफ में भी देखिए कितना फर्क आ रहा है। व्यापारियों का जीवन तथा शिल्पकारों का जीवन बहुत ही भिन्न था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। इसलिए कहते हैं कि अतीत अलग अलग समूह के लिए अलग अलग उनके मायने थे। We know a great deal about kings and battles they fought because they kept records of their victories। अभी मैं पिछले स्लाइड में ही आपको बता रहा था कि उनके पास इकोनॉमी होती थी अच्छी, उनके पास रिसोर्सेज होते थे। तो इसलिए हमें वो लोग रिकॉर्ड रखते थे। कैसे रिकॉर्ड रखते थे? इंस्क्रिप्शन के जरिए। इंस्क्रिप्शन में वो लोग खुदवाते थे। तो इसलिए हमारे पास उनके लड़े हुए बैटल्स के बारे में पता है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जनरली ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers और herders did not keep records of what they did। देखिए, पिछले स्लाइड में ही आपको बता रहा था कि जो हंटर होते थे, जो शिकारी होते थे, फिशिंग फोक मतलब कि जो मछुआरे होते थे, गैदरर जो संग्राहक होते थे, जो कृषक होते थे या फिर पशुपालक होते थे, वो लोग अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे कि उन लोगों ने क्या क्या किया। क्यों नहीं रखते थे? पहली बात तो उनके पास टाइम जो है इतना होता नहीं था कि वो ये सब काम कर पाए, और फिर दूसरी बात उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि वो लोग ये काम कर पाए। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ठीक। While archaeology helps us to find about their lives, there is much that remains unknown। देखिए, ये जो पुरातत्व है या आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, पुरातत्वविद हो गए, इन सब के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें मिली हैं इनसे। लेकिन ऐसा अभी भी बहुत चीजें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, जो कि अभी भी अननोन है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड, देश के नाम। देखिए, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री, इंडिया एंड भारत। हम लोग अपने देश के लिए दो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो एक है इंडिया और दूसरा है भारत। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। देखिए, ये जो वर्ड है इंडिया, ये इंदस शब्द से आया है, जिसको कि सिंधु कहा जाता है संस्कृत में। इंडिया शब्द इंदस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है।
ये हम लोगों ने समझ लिया। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट about 2500 years ago and were familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indus, and the land to the east of the river was called India. देखिए मान लीजिए ये नदी है, ये इंडस रिवर है और ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है। तो इस रीजन से जब ईरानियंस और ग्रीक्स आते थे तो उनको इंडस नदी के बारे में पता था। वो इंडस नदी को हिंदोस बुलाते थे या फिर इंडोस बुलाते थे। और जो इसके ईस्ट में जो लैंड था, इसके ईस्ट में जो लैंड था उसको वो लोग इंडिया बुलाते थे। ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब आगे मूव करते हैं। द नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। अभी हम लोगों ने देखा नॉर्थ वेस्ट के बारे में, जहां से ग्रीक्स और इरानियंस आते थे। तो ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में एक ग्रुप ऑफ पीपल रहता था, उनके लिए भारत शब्द इस्तेमाल किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। दे आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स अगो। देखिए ये जो भारत शब्द है ये हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, और ऋग्वेद जो है वो अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत में, जो कि 3500 वर्ष पूर्व की गई थी। हम लोग ऋग्वेद के बारे में 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो समूह है, इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। लेटर इट वॉज यूज फॉर द कंट्री, बाद में ये नाम देश के लिए प्रयोग में आने लगा, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है लेटर्स विथ डेट्स, इतिहास और तिथियां। देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हम लोगों ने देखा होगा वहां पे ऐसे लिखा रहता है 2500 बीसी, 1526 एडी। तो ये बीसी और एडी क्या है देखते हैं। बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। जो ये बीसी है इसका मतलब जो है वो होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। बीसी, जिसको कि हिंदी में ईसा पूर्व भी कहते हैं, इसका तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। इसका मतलब है कि जब हम लोग 2500 बीसी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2500 वर्ष पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक। फिर आता है एडी शब्द। एडी स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स एनो डोमिनी, मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड दैट इज क्राइस्ट। जब हम लोग बात करते हैं जैसे कि 1526 एडी यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 1526 साल बाद। एडी हिंदी में ईस्वी कहते हैं। ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक। फिर हम लोगों को एक वर्ड मिलता है सीई। देखिए जब हम लोग एडी जो है, एडी के जगह पे ही हम लोग कभी कभी सीई का भी इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो नाम है, मतलब कि इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है कॉमन एरा। सीई स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा। समटाइम्स सीई इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एडी। कभी कभी हम लोग एडी की जगह पे सीई भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी एडी की जगह सीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए होता है। फिर हमें बीसी का भी प्रयोग देखने को मिलता है बीसी की जगह पे, मतलब बीसी की जगह पे हम लोग बीसीई भी लिख देते हैं। बीसीई स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा। समटाइम्स बीसीई इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ बीसी। बीसी जो है, बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। बीसीई का बिफोर कॉमन एरा, हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर हमें आजकल एक और शब्द देखने को मिलता है बिफोर प्रेजेंट, या फिर उसका शॉर्ट फॉर्म बीपी। अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले होता है। ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी चीजें थी जिसको हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया। आइए इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, जिसको कि हम लोग बीसीई भी लिख सकते हैं या फिर बिफोर कॉमन एरा भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एडी, जिसको कि हम लोग एनो डोमिनी कहते हैं, और जिसको हम लोग कॉमन एरा सीई भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये 1 बीसी हो गया, यहाँ पे ये 1 एडी हो गया। जब हम लोग बीसी में जाते हैं तो वहां पे बात करते हैं पहले, मतलब मान लीजिए
2000 BC आया होगा, फिर हम लोग मूव किए होंगे 1500 BC में, फिर 1000 BC में। मतलब जो BC में जो टाइम है वो इस तरफ ऐसे मूव हो रहा है। मतलब पहले 2000 आया, फिर 1500 आया, फिर 1000 आया, फिर 500 आया, फिर 100 BC आया होगा यहाँ कहीं पे, फिर ऐसे करते करते 1 BC आया होगा, फिर हम लोग जंप कर गए 1 AD पे, और फिर उसके बाद 500 AD, 1000 AD, 1500 AD, 2000 AD, ऐसे करके आ रहा है। तो इसका मतलब इधर जो है, जो ईयर है, हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और अभी कहीं हम लोग 2023 AD पे हैं। तो हम लोगों ने देख लिया BC में टाइम ऐसे जाता है, मतलब पहले 2000 आया होगा, 1500 आया होगा, ये देख लिया। और AD में भी टाइम इधर ही जाता है, 500 पहले आया होगा, 1000 पहले आया होगा, 1500 पहले आया होगा, फिर उसके बाद 2000, और अभी 2023। यहाँ पे जो 2000 है BC में, उसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से 2000 पहले, 2000 साल पहले। और यहाँ पे AD में जो ये 2000 है, इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड में ही समझ लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। देखिए, एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है, आपको एनसीईआरटी के साइट में फ्री में डाउनलोड हो जाएंगी। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, और मेरा लेक्चर देखने के बाद एक बार रीडिंग मार लीजिए बुक की, उस चैप्टर की। तो देखिएगा, आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फिर उसके बाद एक दो बार रिवीजन अगर आप कर लेंगे तो फिर आप भूलेंगे ही नहीं चीज़ों को। ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर दे दिया है। आप वहां से मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।